हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। ओके, इससे पहले वाले चैप्टर को हम लोग ने इस तरीके से पढ़ा था। पहले हम लोग ने कॉन्सेप्ट ऐड ऑन वीडियोस से कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे, फिर उसके बाद हम लोग ने PYQs सॉल्व किए उस चैप्टर के, और उसके बाद फिर हम लोग ने कुछ और प्रैक्टिस होने के लिए MPQ सॉल्व किए, और मैंने आपको एडवाइस भी किया था कि आप कुछ और क्वेश्चंस भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अब इन सारी चीजों के बाद एकदम लाइन में हम लोग अगले वाले चैप्टर पर आ रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग का, अब ये तो एकदम बड़ा चैप्टर है, राइट। आप पन्ने पलटते ही रह जाओगे पर चैप्टर खत्म नहीं होगा, थोड़ा बड़ा है, राइट। तो जैसे कि मैंने पहले वाले चैप्टर में भी कॉन्सेप्ट ऐड ऑन में बताया था कि हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट ऐड ऑन वीडियोस में सीखेंगे, ये जो मैं कॉन्सेप्ट ऐड ऑन वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट्स, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए सप्लीमेंट्री है। ओके, तो आप जब खुद पढ़ोगे तब जहां जहां पर शायद आप अटकोगे वहां पर ये वीडियो आपको काम में आ जाएगा। ओके, आपका लाइफ सेवर जैकेट बन जाएगा। वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। उनको थोड़ा समझना शायद आपको बहुत मुश्किल जा सकता है, इसीलिए उन कॉन्सेप्ट्स को मैंने कुछ थोड़ा आसान कर दिया आपके लिए। ओके, तो उनको भी हम लोग थोड़ा सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट ऐड ऑन वीडियो में अच्छे से। ओके, बाकी के कॉन्सेप्ट्स के लिए हम लोग थोड़ा गो थ्रू करेंगे। वैसे तो मैंने बता दिया है कि ये सेल्फ सप्लीमेंट्री है, ये वीडियो आपके प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे केमिकल बॉन्डिंग को शुरुआत करते हैं, और बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, तो लेट्स रॉक। तो दोस्तों अब शुरुआत करने से पहले, जैसे कि पिछले चैप्टर को भी मैंने थोड़ा एक जिस्ट दे देता आपको स्टार्टिंग में, थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेता चैप्टर को ताकि हमको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो, कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा हम लोग डिवाइड कर पाए, जिन कॉन्सेप्ट्स को हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में उनको थोड़ा एक ब्रॉडली डिवाइड कर पाए। इसके लिए मैंने थोड़ा डिवीजन कर दिया चैप्टर का, ताकि हम थोड़ा आसानी से पढ़ भी सके इस चैप्टर को, समझ पाए भाई इतने बड़े चैप्टर को। ओके, तो मैंने ये देखो, ये यहां तक आप लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मॉडल से लेके ऑक्टेट रूल, लुईस सिंबल, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज, फिर लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, यहां तक कुछ हम लोग दो थियरीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मॉडल वाली और ऑक्टेट रूल वाली। उसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स भी पढ़ेंगे हम लोग उससे ही रिलेटेड वाले। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे वेस्पर पर। ओके, आपने नाम तो सुना ही होगा, और उसके बाद VB, उसके बाद MO, और उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स जो बचेंगे उनको हम लोग कवर करेंगे, पोलैरिटी, फेजांस रूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे। ओके, तो ये था पूरा एक जिस्ट चैप्टर का। ओके, जो हम लोग इस कॉन्सेप्ट ऐड ऑन वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट ऐड ऑन वीडियो में। ओके, तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं केमिकल बॉन्डिंग को केमिकल बॉन्ड से। ओके, और केमिकल बॉन्ड क्या होता है? बहुत ही मस्त, एकदम अच्छी चीज होती है, एकदम इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। क्या? केमिकल बॉन्ड सिंपली होता है अट्रैक्टिव फोर्स जो होल्ड करके रखता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक साथ एक कोई भी केमिकल स्पीशीज में। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम का आयन, ओके, Na प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन, ओके, मतलब क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, ओके, Na प्लस, क्लोराइड आयन, Cl माइनस, इन दोनों को, ओके, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, आयंस है, इनको एकदम अच्छे से अट्रैक्टिव फोर्स जो होल्ड करके रख रहा है, ओके, इन अ केमिकल कॉम्पाउंड NaCl, वो है केमिकल बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। समझ भी गया, टाइप भी समझ में आ गया हम लोग को। ओके, अब बात यह है कि भाई जो केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, ओके, एटम्स के बीच में, ओके, वो हो क्यों रही है? ओके, क्या ही जरूरत है एटम्स को बॉन्ड बनाने की और मॉलिक्यूल्स बनने की? क्यों भाई, क्यों? सिंपल सा रीजन है, देखो, कुदरत में सभी को स्टेबल होना है, इंसानों को भी तो स्टेबल ही होना है, राइट। आप देखोगे कोई ये सोच रहा है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे ये करना है। क्यों करना है? सब कुछ करना है बस स्टेबिलिटी पाने के लिए। पूरी लाइफ भर भागते रहेगा इंसान स्टेबिलिटी के पीछे, कभी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इंसान की वो फितरत ही है भाई, जो मिले उसमें से भी उसको चाहिए रहता है कि और ज्यादा। वही तो मतलब बात ये है कि स्टेबिलिटी की तरफ भागते रहेगा इंसान, वैसे ही एटम्स भी भागते रहेंगे भाई, उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए। अब
नेचर का तरीका क्या है स्टेबल होने का? भाई खुद की एनर्जी लो कर लो, स्टेबल हो जाएंगे। इंसान को भी देखो, जब स्टेबल होना है तब लास्ट में समझ में आता है कि भाई मोह माया छोड़ दो, उसी से स्टेबल हो जाओगे। ओके, तो संत ऋषि मुनि जो है वो सीख गए भाई, उन्होंने मोह माया छोड़ दी, एकदम साधु की तरह मेडिटेशन करने लग गए। अब वो जो उनकी स्टेट है देखो, वो सबसे ज्यादा इंसान की स्टेबल स्टेट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे कम एनर्जी होती है उस स्टेट में। देखो ना, एक उछलने कूदने वाला इंसान, ओके, जो इधर उधर चिल्लाते घूम रहा है, किसके ऊपर चिढ़ रहा है, उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है? चिल्ला रहा है ना, भाग रहा है, दौड़ रहा है। वही कंपेयर करो, ओके, एक साधु संत से, वो एकदम चुपचाप शांत मेडिटेट कर रहा है, ओके, सब कुछ छोड़ छाड़ के अच्छे से, उसमें कितनी एनर्जी है? बहुत कम एनर्जी दिख रही है ना आपको उसमें। ओके, तो बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब अनस्टेबल है यार, और बहुत कम एनर्जी मतलब बहुत स्टेबल है, राइट? ये ही सिंपल सा लॉजिक जो है ना, जो आपको दिख रहा है ना आपके सामने, वही लॉजिक एटम्स भी फॉलो करते। अब जो एटम्स हैं ओके, उनको बनना है स्टेबल, करेंगे क्या? खुद की एनर्जी लो करेंगे। कैसे करेंगे? कंबाइन होके भाई साहब, कंबाइन होके। इसीलिए तो वो कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और फिर इनकी एनर्जी कम हो जाती है, ओके, और फिर ये स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब क्या, यहां पर जो एटम्स है इनकी एनर्जी ना जो है उससे कम यहां पर एनर्जी है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है ना, ये कम होती है एज कंपेयर टू एटम्स। ओके, ये बात हमें समझनी थी, राइट? कैसे समझ लिया? आजू बाजू के एग्जाम्पल से ही, राइट? यही तो होते आ रहा है और यही तो होगा, आगे आगे भी ऐसे ही होगा। ओके, चलो, तो अभी हम लोग ने जैसे देखा कि भाई एटम्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं स्टेबल होने के लिए, राइट? इसी चीज को थोड़ा समझ सकते हैं हम लोग, ओके? तो इसी चीज को एकदम जनरलाइज्ड वे में, एकदम सिंपल वे में, ओके, बॉन्डिंग कैसे हो रही है एटम्स के बीच में, ओके, जिसके वजह से वो मॉलिक्यूल्स बन रहे, उसका एकदम जनरल आइडिया इस मॉडल से हमें पता चलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मॉडल, बहुत ही जनरल आइडिया। ओके, क्या है ये मॉडल? ओके, क्या बता रहा है कि देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑफ द पार्टिकल्स। अब आप कहोगे सर ये अब चार्जेस कहां से आ गए पार्टिकल्स के ऊपर? ओके, सपोज आप पकड़ लो कि हम दो पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर। ओके, एक पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। ओके, ऐसे दो पार्टिकल्स की बात चल रही है। अब ऐसे दो पार्टिकल्स की बात चल रही है, तब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों पार्टिकल्स के चार्जेस के प्रोडक्ट से। ओके, Q1 Q2, ये पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 के चार्जेस है, ओके, इनके प्रोडक्ट से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल्स। ओके, सिंपल सी चीज। अब इस चीज को ना थोड़ा हम लोग ग्राफिकल मोड में समझेंगे, ओके, ग्राफ की मदद से समझेंगे। तो मैंने क्या किया मालूम है? ओके, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने इसको ऐसे, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ऐसे वाई एक्सिस पर ले ली मैंने। ओके, ये है हमारा 0, ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के वैल्यूज, नीचे जा रहे हैं नेगेटिव एनर्जी के वैल्यूज, यूनिट में ले रहा हूं किलो जूल्स पर मोल में। ओके, अब ऐसे ही वाई एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूं क्या? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ले रहा हूं। ओके, अब देखना क्या मैजिक होगा, देखना। ओके, या फिर हम लोग ने जो अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एटम्स भाई कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, पर वो कैसे कंबाइन हो रहे हैं, ओके, वो समझ में आएगा आपको। अब देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि एटम्स के पास कुछ एनर्जी होती है, राइट? तो हम लोग पकड़ लेते हैं उनके पास 0 एनर्जी है, 0 पोटेंशियल एनर्जी ऐसे पकड़ लेते हैं। ओके, तो यहां पर ये हमारे 2 एटम्स है। ओके, सिंपलिसिटी के लिए हाइड्रोजन एटम्स मान लेते हैं हम लोग। ओके, बेचारे सबसे सिंपल है तो इसीलिए इनको पकड़ लेते हैं। ओके, तो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स यहां पर है। ओके, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ इतना है। ओके, ये दोनों का न्यूक्लियस है, इनके बीच का डिस्टेंस इतना है कुछ। ओके, तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ऐसे समझ लो आप। ओके, तो इसीलिए देखो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के एक्सिस पर ये 0 है, यहां पर आगे आगे जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो यहां पर ये ज्यादा डिस्टेंस पर है। अब क्या हो रहा है, ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स है, ओके, तो अब यहां पर हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मॉडल की, मैंने हाइड्रोजन एटम्स ले सर बोलेंगे, आप बोलोगे सर ये तो न्यूट्रल एटम्स है। ओके, देखो, न्यूट्रल एटम्स में भी तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, राइट? ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस वाले एटम में, ओके, ये इस वाले एटम के न्यूक्लियस को खींचेंगे, ओके,
और इस वाले जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस वाले न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो न्यूट्रल एटम्स के बीच की भी बॉन्डिंग ये एक्सप्लेन कर सकती है। जरूरी नहीं है कि भाई पार्टिकल्स पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज हो, इसका मतलब ये आयंस के बीच की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करे। सबसे पहली बात क्लियर हो गई। ओके, तो ये मैंने बता दिया आपको, आयंस के बीच की ही बॉन्डिंग एक्सप्लेन करती है ऐसा नहीं है। ओके, आयंस के बीच की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करती है मतलब आयोनिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन करती है, राइट। तो हाँ बिल्कुल, पर ये न्यूट्रल एटम्स के बीच की भी बॉन्डिंग एक्सप्लेन करती है। ओके, तो इसका मतलब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग भी एक्सप्लेन करेगी, राइट। हमें पता है ना न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ही जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, करेक्ट। जैसे कि हाइड्रोजन का ही पकड़ लो ना, ये न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल एटम है, दोनों मिलकर इनका मिलन होता है, शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, करेक्ट। ये इसका एक 1s में से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके साथ शेयर कर लेता है, ये भी इसके 1s में से एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके साथ शेयर कर लेता है, दोनों भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो दोनों के वैलेंस शेल में क्या हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया भाई, स्टेबल हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये चीज भी ये मॉडल एक्सप्लेन करती है। ओके, तो अब अट्रैक्शन कैसे होगा ये मैंने बताया ना। तो भाई देखो, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस दूसरा वाला एटम के न्यूक्लियस खींचेंगे, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वाला एटम का न्यूक्लियस खींचेगा। ओके, अब एक बात समझनी है, यहां पर भले एटम्स हो, जैसे मैंने अब अट्रैक्शन बता दिया कैसे होगा इनके बीच में। अब ये पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो आपको पता ही है, इनके बीच में तो अट्रैक्शन सिंपल सा ही है। देख, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज को खींचेगा, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज को खींचेगा। जब ये अट्रैक्शन होता है ना, ओके, यहाँ इसको समझने से पहले ये समझते, अट्रैक्शन जब होता है तब क्या होता है। ओके, जैसे जैसे करीब करीब आएंगे वैसे वैसे एनर्जी कम कम होते जाती है। ओके, एनर्जी कम कम होगी मतलब क्या हो रहा है, वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ते बढ़ते जाती है। ओके, अब खुश मत होना ये सुन के, ओके, कि भाई करीब आ रहे करीब आ रहे करीब आ रहे तो मतलब बस अब एनर्जी कम 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 हो रही है। ओके, तो स्टेबल होते जा रहे हैं, क्योंकि देखो अट्रैक्ट जो भी चीजें हो रही है ना, ओके, ये जो पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इसकी वजह से इनकी एनर्जी कम हो रही है। अगर यही दो पार्टिकल्स, ओके, अब ये दो नहीं, सपोज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये रिपेल हो रहे हैं ना, तो ये दोनों जब आएंगे, ओके, तो ये करीब नहीं आ पाएंगे, राइट, क्योंकि ये रिपेल हो जाएंगे, लाइक अदर से रिपेल ईच अदर। तो रिपेल हो रहा है मतलब यहाँ पर एनर्जी बढ़ रही है, ओके, तो स्टेबिलिटी घट रही है। पर यहाँ पर कैसे हो रहा है, देखो, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ओके, तो ऐसे अट्रैक्शन होते होते जाएगा, करीब 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 आते जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ ये न्यूट्रल एटम्स के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, जैसे मैंने बताया था। ओके, तो इनके बीच में अट्रैक्शन मैंने कैसे बताया था आपको पता है अब। ओके, तो अट्रैक्शन होते 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 क्या होगा, ये जब जब करीब करीब आएंगे अट्रैक्शन बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम कम होगा ना, करीब करीब आएंगे तो करीब 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 आ रहे, तो क्या होगा, एनर्जी ना, जैसे मैंने बताया करीब करीब आ रहे हैं तो अट्रैक्ट हो रहे तो एनर्जी कम कम होगी, वैसे यहाँ पर एनर्जी कम 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 होती है, ऐसे कम कम हो जाती है। और एक पॉइंट पर आ जाता है कि भाई साहब एनर्जी एकदम मिनिमम हो गई इस पॉइंट पर। ओके, एकदम मिनिमम हो गई। इसका मतलब अब इस पॉइंट पर ये दोनों कुछ इतने करीब आ गए हैं, ओके, इतने करीब आ गए हैं कि इनके बीच में बॉन्ड बन गया है। ओके, अब आगे और आप इनको करीब लेके आओगे ना, तब क्या होगा, आप सरप्राइज हो जाओगे। गेस करो क्या होगा, क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी ऐसे। ओके, और करीब आने पर, अब इसको देखेंगे हम लोग बाद में कि भाई और करीब आने पर एनर्जी क्यों बढ़ रही है। पहले तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ओके, अब यहां पर हो क्या रहा है, जैसे मैंने बताया अट्रैक्ट हो रहे हैं तो एनर्जी कम 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 हो रही है और स्टेबिलिटी बढ़ रही है इनकी। और इस पॉइंट पर, ओके, जो एनर्जी है, ओके, ये होती है मिनिमम एनर्जी, राइट, सबसे लोएस्ट एनर्जी। और इस मिनिमम एनर्जी जिस पॉइंट पर है, ओके, ये हो गया वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पॉइंट पर मिनिमम एनर्जी है। आ गई बात समझ में। ओके, तो पहली बात समझ में आ गई कि भाई एनर्जी कम कम क्यों हो रही है। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको समझते, इस पॉइंट पर ना हो क्या रहा है मालूम है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस है ना, ये एकदम एक दूसरे से बैलेंस्ड हो रहे हैं। ओके, एटम में दो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस वो एकदम बैलेंस्ड हो रही है। ओके, और एक इंटरेस्टिंग चीज, अब तीसरी चीज जैसे मैंने बोली थी, यहां पर एनर्जी बढ़ क्यों रही है भाई साहब। ओके, वो क्या हो रहा है मालूम है क्या, देखो कोई भी चीज ज्यादा प्रमाण में अच्छी नहीं होती। ओके, तो
इसी वजह से जैसे ही इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, जहां पर मिनिमम एनर्जी है, उससे और ये करीब आने की कोशिश, अगर हम लोग इनको करीब लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? हमें तो पता है भाई, देखो एटम्स जो होते हैं ये तो बने होते हैं ना इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से, राइट? तो ऐसे ही हाइड्रोजन एटम में भी तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगा अगर सपोज मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, ओके। अब इसको मैं और करीब ला रहा हूं, यहां पर तो आ गए हैं, और करीब ला रहा हूं, और करीब ला रहा हूं, तो क्या होगा? अरे भाई साहब, इनके जो न्यूक्लियसेस है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस। उसी तरह से दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन जो है ये भी एक दूसरे से रिपेल करेंगे, क्योंकि बहुत ही करीब आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब लाइक चार्जेस एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो ये रिपेल करना शुरू करेंगे। रिपेल करना शुरू करेंगे मतलब क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी मतलब स्टेबिलिटी कम होगी, ओके। तो अब स्टेबिलिटी यहां पर कम हो रही है और एनर्जी बढ़ रही है। बताया मैंने क्यों एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर होगा यार ग्राफ से ये चीज, ओके। अब तीसरी चीज हम लोग देखते हैं, ओके, जो है इस ग्राफ से रिलेटेड। देखो ये जो मिनिमम एनर्जी दिख रही है ना आपको, ओके, ये एनर्जी है इस मॉलिक्यूल की, ओके। तो मतलब इस मॉलिक्यूल के पास, अब ये नेगेटिव में है, देखो नेगेटिव में, राइट, जीरो से कम होते गई है। तो इस मॉलिक्यूल के पास एक पर्टिकुलर वैल्यू में होगी, सपोज -100 लेते हैं हम लोग, इतनी एनर्जी है इस मॉलिक्यूल के पास, ओके, -100 किलो जूल्स पर मोल, ये है इसकी एनर्जी। अब ओके, अब बात ये है कि देखो ये जो एनर्जी होती है ना, ओके, ये एनर्जी हमें, ओके, क्या हो रही है? देखो एक्चुअल में कैसे ये एनर्जी पर अटेन कर रहा है। पहले तो ये दो एटम्स थे ना, इनके पास इतनी एनर्जी थी, ओके, यहां से यहां एनर्जी कम हो रही है। तो ये जो एनर्जी गैप है, ये एक्चुअल में जब एटम्स बॉन्ड बन रहा है ना, ओके, तब ये जो इतना एनर्जी गैप है ना, इतना ये रिलीज हो रही है, ओके। और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है भाई साहब? देखो 0 से लेके -100 तक आ गए, तो मतलब 100 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने 100 ली थी ना यहाँ पर, तो 100 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके। अब हाइड्रोजन के केस में कुछ अलग वैल्यू होगी, 400 के आसपास कुछ, वो जरूरी नहीं है, हमको समझना जरूरी है कॉन्सेप्ट, वो याद रखने की जरूरत नहीं कितनी किलो जूल्स पर मोल एनर्जी हाइड्रोजन की, बस बताने के लिए मैंने ये नंबर ले लिया। तो समझना क्या है भाई कि जब एटम्स कंबाइन होंगे, ओके, बॉन्ड बनाएंगे, तब ये इसका 0 से इधर तक एनर्जी आएगी। इसका मतलब ये एनर्जी कहाँ गई? फिर ये एनर्जी रिलीज हो गई है बॉन्डिंग के प्रोसेस में, ओके, एक दूसरे के करीब आ गए और बॉन्ड बनने गए, तो बॉन्ड बनने के बाद, बॉन्ड फॉर्म होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत जगह पर यूज होगी, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ओके। बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड फॉर्म होता है। वैसे ही अब ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसको अगर हमको ब्रेक करना है, इन दो हाइड्रोजन एटम्स जो H2 मॉलिक्यूल बन गया है ना, इसको अगर हमें ब्रेक करना है और फिर से हाइड्रोजन एटम्स बनाना है, ओके, तो इसको इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, 100 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में? ओके, तो इसका मतलब जो भी एनर्जी, ओके, देनी पड़ रही है ना, ओके, इसको तोड़ने के लिए, ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओके, जो भी एनर्जी देनी पड़ रही है, नहीं, जो भी एनर्जी, ओके, लग रही है, ओके, मतलब देनी पड़ रही है, बरोबर, इसको तोड़ने के लिए इनटू एटम्स, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड की एनर्जी, ओके। उतनी बॉन्ड की एनर्जी है, तो बॉन्ड की एनर्जी कितनी है? 100 किलो जूल्स पर मोल, ओके, ऐसे समझ लो आप, इतनी बॉन्ड की एनर्जी है इस H2 मॉलिक्यूल की, क्योंकि इतनी एनर्जी हमें लगेगी इसको सेपरेट करने के लिए इन हाइड्रोजन एटम्स। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई? तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? देखो ये है बॉन्ड एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी, ओके। तो ग्राफ से हम लोग ने समझ लिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब वैसे ही बॉन्ड लेंथ क्या है फिर? इस जो मिनिमम एनर्जी पर, ओके, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच में, देखो दो एटम्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ओके, इस मिनिमम एनर्जी पर, इसी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ओके। तो बॉन्ड लेंथ कितना होगा? 0 से जो भी इस यहां तक होगा पॉइंट, जो भी वैल्यू होगी, सपोज 70 होगी, 80 होगी, जो भी होगी, तो इतना बॉन्ड लेंथ हो गया। क्लियर हो गई? यूनिट्स में जो भी है वो, ओके, पिकोमीटर वगैरह वगैरह। आगे बात समझ में? ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब लास्ट वाली चीज जो मैंने पहली बता दी है कि भाई ये दोनों भी आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग को ये मॉडल एक्सप्लेन करता है।
ओके तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मॉडल हम लोग ने देखा वो टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है इतना। ओके तो मैंने थोड़ा सा उसको अच्छे से समझाया। ओके अब ये ऑक्टेट रूल वगैरह तो टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिए भी हुए हैं, हम लोग फटाफट इनमें भी जो कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से समझने हैं और जो शायद आपको दिक्कत हो सकती है वो हम लोग देखेंगे अब। तो ऑक्टेट रूल तो भाई साहब कोसेल और लुईस ने दिया था। अब ये रेवोल्यूशनरी आइडिया था, याद रखना, मतलब बहुत ही ग्रेट आइडिया था ये। ओके शुरुआत में ओके लोगों को कुछ भी नहीं पता था केमिकल बॉन्डिंग कैसे हो रही है, पर इन दोनों ने मिलके कुछ करिश्मा कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो इन्होंने क्या बताया सिंपली कि भाई एटम्स जो है वो कंबाइन इस तरह से होते हैं ओके कि एक तो ओके ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ओके अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके ये अब से ये चीज दिमाग में चिपका के रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही सब कुछ खेल शुरू होगा। अब ऐसा ये क्यों हो रहा है, ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्यों, ये मैं बता देता हूं अभी यहां पर आपको, ओके ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये ही इन्वॉल्व होते हैं इन बॉन्डिंग। ओके तो इसीलिए सारी जगह पर आपको कहानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की दिखेगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक। ओके चलो आगे बढ़ते। तो इन्होंने क्या बताया कि भाई एटम्स कंबाइन होते हैं ओके कैसे, एक तो बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओके एक एटम से लेके दूसरे एटम पर ओके, या फिर बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओके बिटवीन द एटम्स। ओके अब ये जो ट्रांसफर और ये जो शेयरिंग होगी इन्होंने बताया ओके, ट्रांसफर या फिर शेयरिंग जो होगी ये इस तरह से होगी कि भाई ये जो दोनों भी एटम्स है ये ऑक्टेट अटेन कर ले इनके वैलेंस शेल में। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर ले इनके वैलेंस शेल में। ओके देखो इतनी सी सिंपल सी ऑक्टेट रूल वाली थ्योरी है। ओके क्लियर हो गई बात। अब इसको हम लोग फटाफट एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। आपने ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो हमारा ये जो सोडियम एटम है ओके और ये जो क्लोरीन एटम है, इनको क्या लगने लगता है कि भाई हम स्टेबल हो जाए। ओके तो स्टेबल होने के लिए अब ये एटम्स जो है, जैसे कि ऑक्टेट रूल में बताया गया कि एटम्स कंबाइन हो सकते हैं कैसे, आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ओके तो ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर हमारे सोडियम के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है राइट, बाहर के शेल में। इसके पास तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, पर ये तो ट्रांसफर नहीं करता। हमें पता है कि सोडियम ही उसका एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। ओके तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब दे देता है ओके तो होता क्या है, ये बन जाता है Na+ इस चक्कर में। ओके एक इलेक्ट्रॉन दे के ओके हमारा ये जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन दे के ओके ये डॉट को छोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन देख के बन जाता है Na+। यही इलेक्ट्रॉन फटाक से ये क्लोरीन एटम ले लेता है। ओके तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर मतलब एक तो ट्रांसफर मतलब लॉस या फिर गेन। तो देखो ओके यहां पर लॉस हो रहा है, यहां पर गेन हो रहा है, इसी को कहते हैं ट्रांसफर। ओके तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बन रहा है, क्लोराइड आयन, और इन दो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। ओके तो ये कंबाइन हो जाएंगे ओके NaCl बना देंगे ऐसे। ओके तो एटम्स कंबाइन हो गए इस तरह से, वैसे बताया ऑक्टेट रूल में। ओके अब इस चक्कर में हो क्या रहा है, देखो इसने लूज किया, इसने गेन किया, बस ऐसे ही नहीं, इसने लूज करके इसका ऑक्टेट अटेन कर लिया। इसके वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2,8 हो जाएगा इसका, 2,8,1 होता है ना, सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, 2,8 हो जाएगा। ऑक्टेट के चक्कर में हम लोग सिर्फ ये नॉर्मल लिखेंगे कॉन्फिगरेशन 2,8 ऐसा वाला। ओके यहाँ पर क्या होगा, देखो 2, यहाँ पर 8 होता है और फिर बाद में 7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ओके ये 7 बन जाएगा 8, तो ये भी ऑक्टेट अटेन कर लेगा। तो इस तरह से ट्रांसफर होता है कि भाई ये ऑक्टेट अटेन कर ले इन देयर वैलेंस शेल। ओके और ट्रांसफर होने के बाद ये कंबाइन हो जाते हैं। सिंपल। अब ऐसे ही ये बन जाता है आयनिक बॉन्ड। ओके वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड बता देता हूं मैं आपको। ये देखो क्लोरीन ओके तो एक क्लोरीन जो है ओके इसके पास होते हैं 2,8,7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 2,8,7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ओके तो ये क्या कर देते हैं मालूम है, ये ना इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लिख रहा हूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख रहा हूं। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट ही स्लाइड में देखेंगे लुईस सिंबल कैसे लिखते हैं, फिर भी अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं आपको। तो यहाँ पर समझ लो बस 1 2 3 4 5 6 ओके और फिर ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है ये इसका है, इस क्लोरीन का। ओके और फिर बाद में ओके चलो इसको मैं बाद में बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम का। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7वां इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम का। अभी क्या करेंगे, बेचारे बोल रहे हैं हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफर होता है, यहाँ पर शेयरिंग होगा। कैसे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बोलेगा चलो
क्लोरीन एटम तू आ जा रे, करीब आ जा थोड़ा, मैं तेरे को ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर दूं। तो ये बोल देगा चल तू भी इतना दिलदार बन रहा है तो मैं भी मेरा एक शेयर कर ही देता हूँ। ओके, तो तू मुझे एक शेयर करके मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, मैं भी तुझे एक शेयर करके तेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट कर देता हूँ। तो ऐसे ये एक दूसरे के बीच में यारी दोस्ती होगी। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, राइट, ऐसे। और फिर देखो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐसे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐसे, और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ गए, राइट, तो शेयरिंग हो रही। तो ये ऐसे, तो देखो इसके वैलेंस शेल में 8 दिखेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके वैलेंस शेल में भी आपको 8 दिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल सी थियरी, राइट। तो ऐसे ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होके इन्होंने भी इनके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए इनके वैलेंस शेल में। तो इस तरह से ऑक्टेट रूल ने ये बताया। हो गई सिंपल सी बात। इसी रूल पर मैं इंफोसाइज कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। आप देखो इसी को समझेंगे कैसे एटम्स ऑक्टेट अटेन कर रहे हैं, उसके लिए लुईस सिंबल और लुईस स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और यही लुईस सिंबल और लुईस स्ट्रक्चर की कहानी चलेगी VSEPR तक। ओके, वेस्पर तक यही कहानी चलती रहेगी, इनका इस्तेमाल वेस्पर तक होते ही रहेगा। ओके, चलो चलो, तो लुईस सिंबल्स पर आते हैं और लुईस सिंबल्स की मदद से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो लुईस सिंबल्स काफी सिंपल सी चीज है। देखो ये तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये लुईस सिंबल्स? सबसे पहली चीज ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ, वही चीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कहां पर? इन द एटम ऑफ एलिमेंट। तो अब सपोज अगर आप सामने होते तो मैं आपसे पूछता कि कोई भी मतलब एक एलिमेंट बता दो, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो आप सामने नहीं हो तो मैं लिख देता हूं। ओके, बोरॉन लिख दिया मैंने, तो बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मुझे रिप्रेजेंट करने। ओके, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ही होता है लुईस सिंबल। रिप्रेजेंट कैसे करने वो ध्यान देना, वो याद रखना। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डॉट करके रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, डॉट दिमाग में चिपका दो। तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5। इस तरह से देखेंगे हम लोग। ओके, 1s2 2s2 ऐसे नहीं जाएंगे। ओके, मतलब वो भी सिंपल ही तरीका है। देखो 1s2 2s2 2p1 ऐसे भी जा सकते हैं हम लोग। ओके, तो 5 हो गया। तो वैलेंस शेल है सेकंड शेल के 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स है बोरॉन में वैलेंस शेल में। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? तो इसलिए मैंने एक सिंपल सा वे बताया था। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, मतलब कैसे कर सकते हैं? 2,3 जो बचपन में करते थे ना, वैसे ही हम लोग यूज करेंगे तो फटाफट अपना काम हो जाएगा इनके लिए। ओके, मतलब जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स है ना उनके लिए। तो 2,3 तो 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 ऐसे करेंगे। मतलब पहले क्या करेंगे मालूम है? एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक साइड पर लगा देंगे। ओके, पेयरिंग नहीं करवाएंगे यहाँ पर, पहले एक यहाँ पर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ओके, फिर चौथा लगा देंगे अगर रहेगा तो। ओके, फिर 5वां हम लोग पेयर करेंगे, देखेंगे आगे हम लोग। चलो कार्बन ले लेते। कार्बन का क्या है? 6 एटॉमिक नंबर, 2,4, राइट। 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी फटाफट मैं बताऊंगा आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे ढूंढते। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ s ऑर्बिट, s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोग ने पढ़ा है पिछले वाले चैप्टर में। ओके, डी ब्लॉक वाले के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके इनर्ट गैस कोर के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पर यहां पर इस चैप्टर में डी ब्लॉक का कोई संबंध नहीं आता। ओके, तो उसके बारे में जाने की जरूरत नहीं है, बस s और p ब्लॉक के एलिमेंट्स ही आपको दिखेंगे। तो उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हमको पता है कैसे ढूंढना है। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। आप किस तरह से भी किसी भी तरह से ढूंढो, आपको जिस तरह से ढूंढना है वैसे ढूंढ लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ढूंढो, इस तरह से ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं। 4 मैंने कैसे लगाया? 1 2 3 4 ऐसे। ओके, थोड़ा ये इलेक्ट्रॉन बड़ा हो गया, उसको छोड़ दो। फिर नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 1 2 3 4 और अब होगी पेयरिंग। तो पेयरिंग के लिए मैं किसी भी एक साइड पर मैं और एक इलेक्ट्रॉन उसके करीब लगा दूंगा, तो ये हो गया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आगे बात समझ में। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2,6, 6 है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 ऐसे, फिर 5 6। ओके, तो हो गए देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। ओके, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो इस तरह से हम लोग लुईस सिंबल हमको इस तरह से लिखने हैं। क्लियर हो गई बात? अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं? ओके, तो इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल लेके। ओके, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए कुछ 6 स्टेप्स है। आप दिमाग में बस इन 6 स्टेप्स को चिपका दो, फिर आप
लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख पाओगे। ओके, तो 6 स्टेप्स क्या है, एक एक स्टेप में बताऊंगा, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो दिमाग में एकदम क्लिक हो जाएगा फटाक से। तो पहला स्टेप है सिंपली वैलेंस, ओके, इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना है। ओके, कोई भी हमें मॉलिक्यूल दिया हो या आयन दिया हो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना है। ओके, अब ये चीज मैं बता रहा हूं अच्छे से क्योंकि टेक्स्ट बुक में ना थोड़ा घिचपिच कर दिया है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को लिखने के लिए एक ढंग का तरीका नहीं बताया। ओके, तो मैं ढंग का तरीका बता रहा हूं, एक फटाफट 6 स्टेप्स में आप क्लियर हो जाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, एकदम धड़ाधड़ लिख दोगे आप। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले ढूंढना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पर हमको मॉलिक्यूल दिया है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे ढूंढेंगे, हर एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढो, ऐड करो, खत्म बात, क्लियर हो गई बात। अगर आयन दिया रहेगा ना, आयन तो याद रखना, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक है, अगर आयन दिया रहेगा कोई, ओके, पॉलीएटॉमिक आयन रहेगा, बहुत सारे एटम से बना हुआ एक आयन रहेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो लिखेंगे हम लोग, ओके, पर उसमें हम लोग आयन के ऊपर का जो चार्ज है, ओके, वो कंसिडर करेंगे। अगर एक -1 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। ओके, अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसके ऊपर तो कितना नेगेटिव चार्ज है उतना ऐड करेंगे हम लोग, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे माइनस करेंगे। ओके, पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना, पॉजिटिव चार्ज मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें अब नहीं रहे हैं। ओके, ये बात होती है, आगे भी देखेंगे इसका एग्जांपल। यहाँ पर तो अब सीधा सीधा हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। देखो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, राइट। ओके, फिर एक ही कार्बन है तो चलो हो गया। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 + 1 5 प्लस क्लोरीन के पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 7 7 3 21 तो होगा कितना, देखो 21 1 22 22 4 26, तो 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। सबसे पहला स्टेप खत्म। नेक्स्ट स्टेप, ओके, अगले स्टेप में क्या करना है, सेंट्रल एटम लिखना है। ओके, अब सेंट्रल एटम हमें चूज करना है इनमें से, या फिर सेंट्रल एटम को ढूंढना है। तो कैसे कैसे बता देंगे क्या भाई इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सेंटर में कौन सा एटम है, कैसे बताएंगे। देखो सेंट्रल एटम यूजुअली होता है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, यूजुअली एक तो, ओके, तो इनमें से सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो होगा, या फिर वो हो सकता है, ओके, हाईएस्ट बॉन्डिंग कैपेसिटी वाला एलिमेंट। अब ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। हाईएस्ट बॉन्डिंग कैपेसिटी ये कुछ अलग ही टर्म है। ओके, अभी पहली बार शायद सुन रहे होगे, ये बता देता हूं मैं आपको। हाईएस्ट बॉन्डिंग कैपेसिटी मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के पास होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां पर नंबर डाल दो आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ UN इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गई बात। तो इनमें आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से गए तो हाइड्रोजन और कार्बन के में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो पर हाइड्रोजन तो अपना सेंट्रल एटम नहीं बनाएंगे हम लोग। ओके, तो इस केस में हम लोग ये यूज कर रहे हैं, हाईएस्ट बॉन्डिंग कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। अब देखो क्लोरीन के केस में देखो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, हम लोग अगर उसका लुईस सिंबल लिख देंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने समझ में आ जाएगा। देखो 7 में 1 2, सॉरी ऐसा नहीं लिखना है, मैंने बताया था टेक्निक आपको। 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो देखो ये 1 2 और 3, ओके, ये तो बन गए पेड, राइट। अनपेड तो बस एक ही बचा। ऐसे हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन के पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ओके, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही अनपेड होगा। और कार्बन को देखो, कार्बन है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है हाईएस्ट बॉन्डिंग कैपेसिटी वाला, कार्बन। तो कार्बन को हम लोग ने बीच में ले लिया। क्यों ले लिया बता दिया मैंने आपको। ओके, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे, बॉन्डिंग कैपेसिटी भी कंसीडर करेंगे कुछ केस में। तो इस केस में हम लोग बॉन्डिंग कैपेसिटी कंसीडर करें, कार्बन को ले लिया। क्लियर हो गई बात। तो थोड़ा दिमाग लगाना है हमें। ओके, हाइड्रोजन क्यों नहीं होगा, हाइड्रोजन भाई एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये कैसे कैसे बीच में से कार्बन के साथ बनाएगा, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को छोड़ देना है, फिर बॉन्डिंग कैपेसिटी देखनी है। बॉन्डिंग कैपेसिटी में मिल गया हमको सेंट्रल एटम। अब कार्बन ले लिया, अब क्या करना है इसी स्टेप में हम लोग को। ओके, ये जो हो गई सेकंड वाली स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है। ओके, थर्ड स्टेप में हमें इस कार्बन जो सेंट्रल एटम है, इसके अलावा जो भी बाकी के एटम्स है, ओके, उनके साथ इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनवा देना है। ओके, तो पहले सिंगल बॉन्ड थर्ड स्टेप में लगा देना है हमें। ओके, सेंट्रल एटम्स का, किसका, सेंट्रल एटम का टर्मिनल एटम्स के साथ। ओके, Ca to Ta के साथ। तो ये हमारा सेंट्रल एटम है, टर्मिनल एटम्स कौन से हो गए फिर, हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन एटम्स। तो ये 4 है, इसलिए मैं 4 ऐसे टर्मिनल पर लगा दे रहा हूं। ओके, सिंपली कैसे भी लगा दो। लुईस जो डॉट स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी जरूरत नहीं है इसके
ज्योमेट्री शेप के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाने की, क्योंकि ये खुद लुईस डॉट स्ट्रक्चर खुद हमें शेप बताता नहीं है, ये इसका ड्रॉबैक है। ओके, तो आप चिंता मत करना, आप 4 लिख रहे 4 जगह पर लगा दो, 3 दिख रहे 3 कॉर्नर्स पर लगा दो आप। ओके, 3 साइड्स पर लगा दो, कोई भी 2 दिख रहे 2 साइड पर लगा दो, सिंपल सी चीज है, स्ट्रक्चर की कोई झंझट नहीं है इसमें। ओके, तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, आगे बात समझ में। इनके साथ अब सिंगल बॉन्ड्स बना दिए तीसरे स्टेप में। बस इतना ही नहीं करना है, बस अब ये तो इतना तो चिंगी चिंगी चीज नहीं करना है, ये इसी में और एक चीज क्या करनी है भाई, सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद। ओके, अब देखो एक सिंगल बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये तो सिंपल सी चीज है, बेसिक सी चीज है। ओके, यहां पर ओके, तो सिंगल बॉन्ड में होते 2 इलेक्ट्रॉन्स, चिपका दो दिमाग में। इन सिंगल बॉन्ड्स को हम लोग ने लगा दिया, तो हम लोग ने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए 26 में से। इन 26 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 26 में से 8 इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो हम लोग क्या करेंगे, 26 में से इस यहां पर इसी स्टेप में 8 माइनस करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे ढूंढ लेंगे हम लोग। 26 में से 8 माइनस किया, देखो 6 माइनस हो गए 20 हो गया, और 2 माइनस हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे यहाँ पर भाई साहब। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन्स का खेल आगे होगा। ओके, तो 3rd स्टेप तक यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। अब आएंगे हम लोग 4th स्टेप पर। तो 4th स्टेप क्या बोलती है, डिस्ट्रीब्यूट करो भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके, जो ढूंढे हुए इलेक्ट्रॉन्स 18 दे दो, दान कर दो इनका, मतलब एटम्स को दे दो। और कौन से एटम्स को, टर्मिनल वाले एटम्स को। ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनल वाले एटम्स को इस तरह से भाई साहब, इस तरह से कि ये टर्मिनल एटम्स उनका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए देखो ऑक्टेट रूल के बाद हम लोग ये समझ रहे हैं। ओके, क्योंकि ऑक्टेट रूल समझेंगे तो ये समझ पाएंगे। तो इनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो इस तरह से इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले अब देखो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं होगा, राइट। हम लोग ने पढ़ा है ये डुप्लेट ही कर सकता है, ये अभी देखा था, हीलियम कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर सकता है। तो ये 1 और 2 ये तो अटेंड कर लिया इसने, इसका तो काम खत्म हो गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की अब जरूरत नहीं है। ओके, इसका तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ओके, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबका ऑक्टेट करना है टर्मिनल एटम्स में। ओके, अगर टर्मिनल एटम हाइड्रोजन होगा तो उसका डुप्लेट करना है। ओके, ये तो बात अभी मुझे बताने की जरूरत है नहीं, पर फिर भी मैं लिख रहा हूं यहां पर, याद रख लेना इसको भी। ओके, सिंपल सी चीज है। तो उसके बाद बचे कौन से, ये 3 है, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स को, वो कैसा होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए, पेयर में। इलेक्ट्रॉन्स पेयर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक एक नहीं देंगे किसी को भी, पेयर चिपका देंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स में से मैं क्या करूंगा, एक पेयर इसको दिया, दूसरा दिया और तीसरा दिया, इसको 3 पेयर दे दिए मैंने, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए। सिमिलरली इसको भी मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स दूंगा। ओके, इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूं। ओके, तो क्या हो रहा है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन देने पर मैं ये ध्यान रख रहा हूं कि भाई मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूं, कुछ ऐसे भी नहीं दे रहा हूं। 6 क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखो 1 2 है, कितने और चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसके वैलेंस शेल में। ओके, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 2 4 6 8 2, ओके 2 4 6 8 कर दिया, तीनों भी टर्मिनल एटम्स का हम लोग ने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए, ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उसका दान सेंट्रल एटम को कर देना है। ओके, जो रिमेनिंग जो होंगे उनका दान सेंट्रल एटम को करना है, अगर बचे तो। अब यहां पर तो बच नहीं रहे, तो चलो बात छोड़ दी हम लोग ने। क्लियर हो गया यहां तक, 4 स्टेप्स डन। ओके, अब आते हैं 5वें स्टेप पर। 5वां स्टेप है मैच गेम खेलना है, मतलब 5वां स्टेप सबसे सिंपल है। जितने भी इलेक्ट्रॉन हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किए, चेक करना है कि अब भाई वो जो इलेक्ट्रॉन, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए वो इज इक्वल्स टू है क्या सबसे स्टार्टिंग में जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग ने ढूंढे थे ना उससे। ओके, तो देखो यहां पर अब ये सिंपल सी बात है, देखो 2 4 6, ओके यहां पर 6, यहां पर 6, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अभी भी दिए थे। ओके, ये है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 18 प्लस देखो 2 4 6 8, 18 प्लस 8 कितने होंगे, सेम वही, राइट। 18 प्लस 8 26 होंगे। ओके, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए वो है इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग ने ढूंढे सबसे पहले स्टेप में। ओके, तो इसको आप आपके खुद के वर्ड्स में लिख दो। और 6वां वाला जो स्टेप है, लास्ट स्टेप भाई साहब खत्म। ओके, इसमें हमें ये चेक करना है कि भाई हमारा जो सेंट्रल एटम है इसने ऑक्टेट अटेन किया है या नहीं। ओके, क्लियर हो गई बात। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो ऑक्टेट अटेन किया है कि नहीं, देखो कार्बन ऑक्टेट मतलब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8,
क्लियर हो गई बात? तो इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अगर इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ओके, मतलब सेंट्रल एटम ने हमारे ऑक्टेट अटेन नहीं किया है, तो हम लोग उसको ऑक्टेट अटेन करवाएंगे। ओके, वो तो हम कैसे करेंगे, वो इंटरेस्टिंग चीज है, अगले एग्जांपल में देख लेते हैं। उसके अगले एग्जांपल में तो हम लोग इसको समझ लेंगे। ओके, तो कैसे कर लेते हैं मैं यहां पर बता देता हूं। हम लोग क्या करेंगे, ओके, जो भी हमारा जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये इनको हम लोग ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इनका हम लोग एडिशन कर देंगे। ओके, और सेंट्रल एटम के साथ शेयरिंग करवाएंगे। ओके, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग शेयर करवाएंगे, टर्मिनल एटम्स के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, ओके, शेयर करवाएंगे सेंट्रल एटम के साथ। ओके, क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से हम लोग इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवा देंगे। ये ध्यान रखते हो कि भाई टर्मिनल एटम का भी ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 6 स्टेप्स की मदद से हमारा CHCl3 वाला हो गया है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर रेडी। ओके, तो ये 6 स्टेप्स जो है अब एक ही साथ आपके दिमाग में चिपके ही होंगे, जरूरी नहीं है। एक ही तो एग्जांपल किया हम लोग ने। ओके, और 2-3 एग्जांपल्स हम लोग यहां पर करेंगे। उसके बाद भी आप और भी स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करना, टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप उनका स्ट्रक्चर्स दिए हुए आप खुद प्रैक्टिस करके देख लेना आपका स्ट्रक्चर राइट आ रहा है कि नहीं। टेक्स्ट बुक में तो दिया हुआ है, ओके, स्ट्रक्चर्स। ओके, चलो आगे का देख लेते हैं। इन 6 रूल्स को आप दिमाग में चिपकाएंगे, मैं तो आपको रिवाइज करते रहूंगा तो आपको दिमाग में चिपक जाए होंगे। तो शायद हाँ, आपने अगर लिखे नहीं होंगे तो आप मैं यहाँ पर बाजू में हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके फटाक से बाद में कॉपी डाउन कर लेना। ओके, या फिर मेरे साथ लिखे रहोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि हर टाइम पर शायद मुझे याद ना रहे कि मैं स्लाइड के बाहर चले जाऊं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो अच्छी बात यही होगी आपके लिए भी कि आप लिखते चले मेरे साथ। ओके, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको भी एक बार चीजें समझ में आ जाएंगी। शायद अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो आप स्लो करके देखिएगा या फिर आप पॉज करते करते लिखते जाइएगा। ओके, पर लिखना चीजों को जरूरी है जब हम लोग कोई भी चीज सीख रहे तो। ओके, ज्यादा अच्छे से रिटेन होती है, हवा में नहीं चले जाती। ओके, तो ये मेरा आपको एडवाइस है, आप खुद सोच सकते हैं आपको क्या करना है। ओके, चलो, तो बाद में अब नेक्स्ट है CH2O। इसका आप फटाफट 6 स्टेप्स है। पहला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना है। कार्बन, ओके, 4, ओके, हाइड्रोजन 1 है पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है तो 1 into 2 करेंगे हम लोग। ओके, ऐसे ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढना क्या बड़ी बात नहीं है। ओके, और फिर ऑक्सीजन 6। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10, 12। ओके, 12 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना है, दूसरा सेंट्रल एटम। अब देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर से वही चीज है। अब इनमें देखो ऑक्सीजन की आप देखोगे जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है वो कार्बन से कम ही है, क्योंकि कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे ही ऑक्सीजन के पास देखोगे तो थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग ने, ओके, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट। तो इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर तो जाएंगे नहीं क्योंकि वो फिर से हाइड्रोजन ही आएगा हमारा आंसर, पर हम लोग यहाँ पर बॉन्डिंग कैपेसिटी से जाएंगे। ओके, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हाइड्रोजन ही है हमारा। ओके, कार्बन से भी कम, पर उससे नहीं जाएंगे हम लोग, बॉन्डिंग कैपेसिटी जाएंगे यहाँ पर लॉजिकली सोच के कि भाई हाइड्रोजन इतने बॉन्ड्स नहीं बनाता। चलो, तो कार्बन ले लिया मैंने, बीच में सेंट्रल एटम हो गया। ओके, तो कार्बन ले लिया हम लोग सेंट्रल एटम, स्टेप 2 हो गया अपना। स्टेप 3 क्या था, ओके, जो भी हम लोग अब सेंट्रल एटम लेंगे उसके टर्मिनल एटम के साथ, सेंट्रल एटम का टर्मिनल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना दो। टर्मिनल एटम्स कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, कैसे भी आप लगा दो। ओके, तो मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को ऐसे लगा रहा हूं, ओके, 1 ऑक्सीजन को यहाँ पर लगा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर तीसरे स्टेप में ये भूलना नहीं, एक चीज ये कि तीसरे स्टेप में एक बार सिंगल बॉन्ड लगा दिया, दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अरे ये तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ने यूज किए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए, 12 में से 6 गए, कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स की कहानी बची। तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरह से कि भाई टर्मिनल एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट तो पहले से ही कंप्लीट हो गया। तो अब सिर्फ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से बरोबर है हमारे पास। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद 4th स्टेप तो हो गया अपना। ओके, बचा हुआ रहता तो हम लोग सेंट्रल एटम को देते, बचा तो कुछ है नहीं अपना। 5th स्टेप, मैच करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किए उतने ही हम लोग को स्टार्टिंग में मिले थे क्या, तो देखो ये 6 7 8 9 10 11 12 खत्म। ओके, तो ये 6 और ये 6 12। ओके,
12 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को मिल गया। और लास्ट स्टेप है सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं। देखो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ क्या नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने बोला था पिछले वाले एग्जांपल में कि हम लोग आगे वाले में देखेंगे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 ही है, ऑक्टेट पूरा करना है ना। कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था टर्मिनल एटम का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हम लोग उसको शेयर करवाएंगे टर्मिनल एटम और सेंट्रल एटम के बीच में। तो मैं इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उठाता हूं और बोलता हूं भाई साहब प्लीज कार्बन एटम के साथ शेयर हो जाओ। तो क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा कार्बन हाइड्रोजन, ओके कार्बन हाइड्रोजन, ओके यहां पर कार्बन हाइड्रोजन, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन, ओके कोई दिक्कत नहीं इसमें सिंगल बॉन्ड में। यहां पर एक सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी था ऑक्सीजन के साथ, ओके ये ऑक्सीजन अपना, ओके ये लोन पेयर वैसे ही, ये लोन पेयर वैसा ही, तो यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर एक लोन पेयर, बस ये आके नीचे चला आ जाएगा। तो ये नीचे चला गया तो ये बॉन्ड पेयर बन गया, खत्म बात। अब देखो चेक करो, अब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसका देखो टर्मिनल एटम का 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, खत्म, अपना लुईस स्ट्रक्चर बन गया CH2O का। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही आगे फटाफट BF4- का देख लेते हैं। अब ये आयन का देख लेते हैं, ये जानबूझ के लिए, क्योंकि पहले वाले रूल में मैंने बताया था ना आयन में एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब चीजें इसमें आप समझ जाओगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे, कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरॉन 3, ओके प्लस फ्लोरीन 7, 7 4 जा 28, राइट। तो यहां पर मैंने कर लिया 28, ओके प्लस 3 31 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको 1, राइट, ये छोटा सा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा, ओके तो BF4- है, ओके तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए हम लोग एक ऐड कर देंगे, तो हो जाएंगे टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स, ओके टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स। इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप सेंट्रल एटम लेते फटाक से, बोरॉन और फ्लोरीन में सेंट्रल एटम कौन सा होगा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बता पाएंगे हम लोग फटाक से 2 मिनट में। देखो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोरॉन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बीच में चिपकाना है, ओके चलो ले लिया हम लोग ने, ओके। उसके बाद अब एक बार इसको हो गया, तीसरा स्टेप जंप करना है हमें, सिंगल बॉन्ड बना दो। 4 फ्लोरीन है तो मैं ऐसी 4 है तो मैं 4 कॉर्नर्स पर लगा देता हूं, मतलब 4 साइड पर लगा देता हूं, चलो ओके BF4 4 लगा दिए, ओके और 4 सिंगल बॉन्ड बना दिए। माइनस कर दो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ओके तो 8 - 32 कर दिया, 2 हो गया यहां से, ओके फिर 6 बचे तो 24 बच गए, ओके तो 24 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ओके क्लियर हो गई बात। अब इन 24 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा स्टेप तो हो गया, चौथे स्टेप में इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है 24 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से कि भाई टर्मिनल एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो फटाफट। तो देखो अब फ्लोरीन को, हर एक फ्लोरीन एटम को 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है देखो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 1 2 बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए तो ऑक्टेट पूरा, राइट। इसी तरह से इसको भी 6, इसको भी 6, इसको भी 6, देखो 6 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 6 4 जा 24, बरोबर अपने पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, ओके उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6, ओके 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, सारे का ऑक्टेट पूरा हो गया। 6 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 24, ये भी हो गया, ओके। तो ऑक्टेट पूरा करने के बाद तो अपना तो 4th स्टेप कंप्लीट हो गया, बचे हुए इलेक्ट्रॉन सेंटर को देना है, बचा ही नहीं कुछ तो नहीं देंगे। 5वें में मैच करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने दिए उससे टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोगों ने कैलकुलेट किए उससे 32 है क्या नहीं, देखो ये बीच में ये सिंगल बॉन्ड में तो 8 है, क्लियर कट, ओके 1 2 3 4 4 सिंगल बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर 1 2 3 4 4 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ओके तो 6 4 था 24 प्लस 8 वही हो गया, ओके 24 प्लस 8 32, क्लियर हो गई बात। अब 5वां हो गया और 6वां हमें देखना है ऑक्टेट पूरा हुआ है या नहीं सेंट्रल एटम का। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यस पूरा हो गया। अब एक बात भूलनी नहीं है, ओके ये सब चक्कर करने के बाद आप इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दो और नेगेटिव साइन लगा दो, ओके ऐसे, क्योंकि एक नेगेटिव साइन है इसके ऊपर। अब हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब आपको शायद मुझे लग रहा है आइडिया हुए होंगे 6 के 6 स्टेप्स में कैसे काम करना है, जानबूझ के एग्जांपल्स लिए ताकि आपको ओवरऑल आइडिया आ जाए कि सारे स्टेप्स को कैसे यूज करना है और कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब इसका महाभारत मैंने इतना बताया, क्यों बताया भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। लुईस सिंबल्स और लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आपको काम में आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाँ जी यस, ओके अर्पित सर ने तो कवर कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर इसमें आपको काम में आए होंगे ये, ओके बहुत सारे मदद होता है इनका मैकेनिज्म्स में, ओके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनके बिना तो आपकी गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी थोड़ी बहुत, ओके क्लियर हो गई बात। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग रेजोनेंस पर, ओके तो
इसको समझेंगे ओजोन से। ये ना चीज ओजोन से बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ओजोन तो आप सबको पता है O3 यार, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है, हमारी बहुत मदद कर रहा है। ओके, अब इसको समझेंगे कैसे। देखो ये O3 जो है इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पर पहुंचेंगे सबसे पहले। तो O3 अब फटाफट ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 × 6 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद सेंट्रल एटम होगा ऑक्सीजन। ओके, उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप से बाद में तीसरे स्टेप में आ गए, सिंगल बॉन्ड बना दिया। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये सिंगल बॉन्ड के माइनस कर दिया, हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो फोर्थ स्टेप में आ गए, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टर्मिनल एटम्स के पास। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए, 6 और 6 12 किए। ओके, बस खत्म हो गया, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इलेक्ट्रॉन नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, तो 12 हो गए। तो टोटल तो हमारे पास 14 थे, ज्यादा थे, उसमें से 12 हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर ले, 2 बच गए भाई। तो देखो अगला एग्जांपल जिसमें कुछ बच गया है, तो किसके ऊपर चिपकाना है, आप सेंट्रल एटम के ऊपर। बच गए कितने, 2 चिपकाने सेंट्रल एटम पर। कैसे देंगे हम लोग, ओके देखो 2 मैंने ऐसे दे दिए। क्लियर हो गई बात, यहां तक आ गए। तो चौथे स्टेप तक आ गए। 5वां स्टेप था मैच करना है नंबर्स को। तो सिंपल सी बात है, देखो 6 और 6 12, ओके ये 14, ये 16 17 18 बरोबर हो गया। और 7 और 6वां स्टेप है सेंट्रल एटम का ऑक्टेट करवाना है। अब इस स्टेप पर आके थोड़ा फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि यही स्टेप हमें रेजोनेंस समझने में मदद करेगा। ओके, अब ये जो सेंट्रल एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, हम ये 2 तरीके से करवा सकते हैं। मतलब देखो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, यहां तक पहुंच गए, लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनाया अभी तक। ओके, ब्रेक लगा लो। अब क्या करेंगे हम लोग, सेंट्रल एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, लास्ट स्टेप। ऐसे ध्यान रखते हो कि भाई टर्मिनल एटम्स को भी धक्का ना लगे उनके ऑक्टेट को। तो कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपल है, इस एटम से हम लोग लेके आएंगे, ओके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयर करवाएंगे। ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ओके, ये पहला एक वे है, मतलब एक तरीका ऐसा कर सकते, इस एटम से करवा सकते या फिर इस एटम से भी करवा सकते। ओके, इस एटम से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको बॉन्ड पेयर बना सकते हैं हम लोग, और फिर उसके मदद से हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। बॉन्ड पेयर बनने के बाद देखो ये बॉन्ड पेयर हो गया, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी हो जाएगा। इसी तरह से इस तरह से भी हो जाएगा। लिख देते हैं हम लोग। ओके, तो इमेजिन करने की जरूरत नहीं, लिख दूंगा मैं। ओके, ऑक्सीजन। ओके, तो इसके लोन पेयर में थोड़ा ऊपर दिखा देता हूं, अच्छे दिखेंगे ये। फिर ऑक्सीजन, ओके 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही। तो पहला वाला मैं दिखा रहा हूं कि पहले वाले स्टेप से हम लोग जो करेंगे वो, तो इसके 6, तो ये पहले वाले में इसका कुछ नहीं हो रहा है, देखो। ओके, ये वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर में। और फिर यहां पर गड़बड़ हो रही है ना कुछ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर सारे बॉन्ड पेयर बन रहे, तो 2 बॉन्ड बनेंगे यहां पर। एक ऑलरेडी था, एक बन गया, और ओके 2 हो गए। और ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, वैसे के वैसे 2 लोन पेयर बन गया अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर ओजोन का। ओके, जिसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंट्रल एटम की बैलेंस एकदम बैलेंस्ड, इसको तो कुछ धक्का लगा नहीं है। 6 और 7 8, इसको 4 6 8 इसको भी हो गए। ओके, तो सारे के हो गए, इसके हो गए, इसके हो गए, इसके भी हो गए। क्लियर। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे मेथड से ऐसे कर सकते हैं। ये वाला अब भूल जाओ, हम लोग ने किया था। ओके, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा इसको, टुक 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 टुक, 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए मैंने। फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये जो 2 है, ओके मैंने ऊपर ले लिए। फिर ये सिंगल बॉन्ड, इसको मैंने यहां पर लेके आया। ओके, तो बचे कितने अब, ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन्स। चलो, ये हो गया दूसरा वाला हमारा लुईस स्ट्रक्चर। ओके, दूसरे मेथड से ये हो गया। ओके, तो मैं इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं। ओके, तो ये 2 लुईस स्ट्रक्चर्स है हमारे। ये जो 2 लुईस स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, ओके ये ना, ओके ये दोनों भी, इन दोनों को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, या फिर इनका दूसरा नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ओके, आप आगे लिख दो स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई बात। अब इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस
डबल हेडेड एरो। ओके, पर अब ये डबल हेडेड एरो देख के दिमाग को तेज मत दौड़ाना एकदम 360 किलोमीटर पर आवर से, सोच के कि भाई ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है। गलत चीज है, ये मिसकंसेप्शन है। ओके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में आपने अगर कहीं सुना होगा कि भाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ऐसे होते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, दूसरी चीज कि भाई ये जो एक स्ट्रक्चर है कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ये एग्जिस्ट करता है, ओके, ओजोन का, फिर बाद में ये बन जाता है, बिल्कुल गलत, ऐसा भी नहीं होता। ओके, सिंपली ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है हमारे दिमाग की पैदाइश है, हमारे दिमाग की इमेजिनरी सोच है बस ये। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है बस इमेजिनरी ही है, इतना ही समझ लो, बाकी का सब मिसकंसेप्शन भूल जाओगे। इमेजिनरी है मतलब कोई चीज इमेजिनरी होती है वो एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं एग्जिस्ट करती, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, स्ट्रक्चर्स ही एग्जिस्ट नहीं करते। तो बोलोगे आप सर फिर बना क्यों रहे हम लोग, ये टाइम पास क्यों कर रहे, राइट? एग्जिस्ट ही नहीं करते तो क्यों पढ़ना है? नहीं भाई, पढ़ना है क्योंकि इन दो स्ट्रक्चर से ही हमको एक्चुअल स्ट्रक्चर का पता चलता है ओजोन के। ओके, ओजोन का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है इन दो स्ट्रक्चर की मदद से पता चलता है। ओके, तो ये जो दो लुईस स्ट्रक्चर है दोनों भी करेक्ट है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर दोनों भी करेक्ट है। ओके, बात वो वहां तक समझ में आ गई थी। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, मैंने बताया आपको। ओके, सबसे पहली बात एरो से इंडिकेट करते हैं हम लोग दोनों, तो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखे तो बीच में एरो लिख देना। ओके, मिसकंसेप्शन बता दिया मैंने, इमेजिनरी होता है, राइट, तो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज, दोनों भी स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकली है। ओके, एक जैसे ही है, बस फर्क क्या है देखो, इनमें फर्क है, इनमें फर्क सिर्फ एलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स एलोकेट अलग तरीके से हुए हैं। कोई एक स्ट्रक्चर में किसी एक एटम पर जो इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन एलोकेट हुए, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में कुछ अलग तरीके से हुए। देखो इस वाले स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लोन पेयर्स है। ओके, यहां पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 लोन पेयर्स है, 1 सिंगल बॉन्ड है, यहां पर 2 सिंगल बॉन्ड्स है, मतलब एक डबल बॉन्ड है। ओके सॉरी, 2 सिंगल बॉन्ड नहीं, एक डबल बॉन्ड है। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे एलोकेशन बस इनमें गड़बड़ है, बाकी आइडेंटिकल ही स्ट्रक्चर है ये। क्लियर हो गई बात रेजोनेंस के बारे में? अब एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है मैंने बताया क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनसे ही हमें मिल जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है इनका ब्लेंडेड स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर। ओके, तो ब्लेंड करेंगे मतलब क्या करेंगे, देखो यहां पर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है। ओके, यहां पर एक डबल बॉन्ड, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में, उसी तरह से इस स्ट्रक्चर में यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है। ओके, ये वाले साइड पर, ओके ये वाले साइड पर, तो इसका मतलब जो 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के बीच में, ओके, उन दोनों बॉन्ड्स के पास, ओके, यहां पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ब्लेंडेड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग? सिंपल सी चीज है। ओके, मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूं, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड बना रहा हूं, यहां पर ऑक्सीजन लिख रहा हूं, यहां पर ऑक्सीजन लिख रहा हूं, यहां पर सिंगल बॉन्ड बना रहा हूं। ओके, ब्लेंडेड स्ट्रक्चर में इस तरह से बनाऊंगा, मैं यहां पर भी डबल बॉन्ड दिखाऊंगा, यहां पर भी डबल बॉन्ड दिखाऊंगा, खत्म बात। तो मैं डबल बॉन्ड दिखा नहीं पाऊंगा ना दोनों जगह पर, क्योंकि दोनों जगह पर तो डबल बॉन्ड ऐसा नहीं दिखा सकते, इसीलिए हम लोग डॉटेड लाइन दिखाते हैं। ओके, तो ये जो डॉटेड लाइन है सिंगल बॉन्ड के ऊपर, ये क्या बताती है? ये ना पार्शियल बॉन्ड बताती है। ओके, क्लियर हो गई बात? ओके, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बता रही है, यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ऐसे बता रही है। ओके, ये हमारी डॉटेड लाइन, और ये होता है हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर। ओके, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो आप कैसे भी बोलना चाहो इसको, रेजोनेंस बोलना चाहो, रेजोनेंस बोलना चाहो, जैसे बोलना चाहो बोल सकते हो, बस बोलो। ओके, पढ़ो। तो इसी को कहते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। और अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, ओके, इसकी खास बात ये है कि भाई साहब ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसकी एनर्जी जो होती है ये कम होती है देन, ओके, कम होती है देन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, आप आपके वर्ड में लिख लो ये चीज। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, इनकी एनर्जी इनसे कम होती है। क्लियर हो गई बात? आगे बात समझ में आपको? ओके, अब रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता हूं। ओके, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, मैं इनको एक्चुअल क्यों बुला रहा हूं भाई? मतलब ऐसा क्या है इसमें कि ये एक्चुअल है और ये एक्चुअल नहीं है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट से हम लोग को जो चीजें मिलती है ना, वो हम लोग
ट्राई करते कि भाई हमारे थ्योरेटिकल चीज से मैच हो। जिस भी थ्योरेटिकल चीज से मैच होती है हम लोग सोचते कि भाई ये एक्चुअल है, ये करेक्ट है, राइट। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला कि भाई देखो हमें ये समझ में आ रहा था कि जो ओजोन है, ओके, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये समझ में आया कि ओजोन में ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 128 पिकोमीटर्स की, ओके, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच की। अब हम लोग नॉर्मली टिपिकल बॉन्ड लेंथ अगर देखेंगे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ओके, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है, सिंगल बॉन्ड की यहां पर, ओके, अब यहां पर मैंने बॉन्ड लेंथ बोला है, लिखा तो एक सिंगल लाइन है पर इसको भूल जाओ कि ये सिंगल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओके, मैं बस बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ओके, एटम जो है, ओके, ओजोन में, जैसे कि ओजोन में ऐसे ये 3 ऑक्सीजन एटम्स है ना, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन एटम के बीच में, ओके, फिर से मैंने बॉन्ड बना दिया, एक मिनट, ओके, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, ओके, ये होती है 128 पिकोमीटर। सिंगल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, ओके, ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं वो वाली बात नहीं चल रही, बस इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 128 पिकोमीटर से। यहां पर जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बात चल रही है उसकी लेंथ होती है 148 पिकोमीटर, ओके। यहां पर तो हमें पता नहीं ना कि भाई मतलब सिंगल बॉन्ड है क्या है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं बस ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है 128 पिकोमीटर एक्सपेरिमेंटली मिली है। यहां पर हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, तो एक्सपेरिमेंट करने पर बाकी के कंपाउंड्स में हमें क्या दिखाई दे रहा था कि भाई जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है उसमें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच के सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 148 पिकोमीटर, और जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है उस कंपाउंड में ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 121 पिकोमीटर। पर हमारी जो ओजोन की जो बॉन्ड लेंथ है वो ना सिंगल बॉन्ड से मैच कर रही है ना ही डबल बॉन्ड से मैच कर रही है। देखो सिंगल बॉन्ड से भी नहीं मैच कर रही, 148 तो है नहीं, 128 है, कम है। डबल बॉन्ड से मैच नहीं कर रही है, 121 है, ये 128 है। ये ना कुछ दोनों के बीच में है ना, देखो 121 और 148 के बीच में कुछ है, बीच में राइट, 128। तो इससे हमें क्या पता चलता है भाई ओजोन में ना ही सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है प्योरली, ना ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ओके, ना ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर है प्योरली, ओके। कोई भी दो ऑक्सीजन एटम में ना ही सिंगल बॉन्ड है प्योरली, ना ही डबल बॉन्ड है प्योरली, ओके, डबल भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल बॉन्ड दिखा रहे हैं हम लोग इस डॉटेड लाइन से, ओके। तो इसका जो कैरेक्टर है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बीच में एटम के बीच में जो बॉन्ड का कैरेक्टर है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच वाला कैरेक्टर है, ओके। इसका मतलब इसके पास दोनों सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। क्लियर हो गई बात, ओके। तो ये ऐसा वाला जो एक्सप्लेनेशन है, ये ऐसा वाला एक्सप्लेनेशन हमारा इस स्ट्रक्चर से ही हमें मिल सकता है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में तो किसी एक बॉन्ड पर किसी एक ऑक्सीजन एटम मतलब किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड दिखाया है और किसी दूसरे जगह पर डबल बॉन्ड दिखाया है, पर ऐसे तो नहीं है, ओके। डबल बॉन्ड अगर इस पर होता तो फिर हमें दो अलग अलग बॉन्ड लेंथ्स मिलती, ओके, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ओजोन में, पर हमें तो दो अलग अलग वैल्यूज नहीं मिल रही है। ऐसे नहीं मिल रही हमें कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की वैल्यू मिल रही है 148 और एक ऑक्सीजन अलग टाइप का बॉन्डिंग है जिसमें वैल्यू हमें मिल रही है 121 पिकोमीटर। ऐसे दो अलग अलग वैल्यूज नहीं मिल रही, हमें बस एक ही वैल्यू मिल रही है। तो एक वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा है ये स्ट्रक्चर कि भाई इसके बीच में मतलब ऑक्सीजन के बीच में दोनों भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों भी है, ओके। सिर्फ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। अगर ऐसे होता तो वैल्यूज हमें अलग अलग मिल जाती, पर यह हमें एक ही मिल रही है, ओके। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं। तो आई होप आपको हमने ये इस वीडियो में जो भी चीजें सीखी आपको समझ में आई होगी, आपको बहुत मजा भी आएगा सीखने के लिए, ओके। तो प्लीज ये चीज मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के कॉन्सेप्ट्स के साथ इस चैप्टर के, ओके, बाकी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आउट ऑन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ ग्रेट डे।